हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज हम फिर नए जोश और जुनून के साथ आ गए हैं। हमारा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का एक फर्स्ट चैप्टर लेकर के क्लास 10th का। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास क्या है। द हिस्ट्री ऑफ जो इकोनॉमिक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, इसमें जो जो टॉपिक हैं उसको बिल्कुल भी बारीकी से पढ़ेंगे और एक अच्छे तरह से पढ़ेंगे। और हाँ, इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, उतना करना है, अब इतना नहीं कि करना है, थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं लेना है। चलिए, हम हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना। ओके, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास के विकास को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट क्या कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अर्थव्यवस्था और इसके विकास के बारे में। तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, आप तो अभी क्लास 10th में गए हैं, तो 9th में पढ़े होंगे कि अर्थशास्त्र। तो आप लोग को ये चीज़ क्वेश्चन एराइज हुआ कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है। मैं 9th में थी, ठीक है। जब 10th में गई ना, तब डेफिनेशन पता चला कि अर्थशास्त्र का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैं भी आप लोग को अभी 10th में बताती हूँ कि अर्थशास्त्र आखिर होता क्या है और ये आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, एक हमारे सिलेबस में क्यों जोड़ा गया है इसको, और इसके फादर कौन है। इस जो अर्थव्यवस्था है, इसके फादर कौन है, इसके पिता, जिस तरह आपके पापा हैं उसी तरह इसके भी पिता हैं, ठीक है। चलिए, तो पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग जानिए कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अर्थशास्त्र को अगर बेसिकली हम देखें तो ये संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। संस्कृत के 2 शब्दों से ये डिराइव्ड हुआ है। फर्स्ट है क्या? अर्थ। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ अर्थ आता है और एक शास्त्र होता है। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है कि धन। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब होता है धन का अध्ययन। क्या? धन का अध्ययन। जहाँ पर हम धन के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। और ये किस चीज़ से लिया गया है? तो ये संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। किस चीज़? अर्थ और शास्त्र। अगर आपसे अब कोई पूछे कि बताओ बच्चा, अर्थशास्त्र का डिफिनीशन क्या होता है, तो आप क्या बोलेगा? सबसे पहले बोलेगा, देखिए, जो अर्थशास्त्र होता है वो संस्कृत के 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, और दूसरा शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। यानी इसको अगर मिलाकर हम बोले, यानी दोनों शब्दों को मिलाकर बोले, तो इसको बोलेंगे धन का अध्ययन। जिस शास्त्र के अंदर हम लोग धन का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। और उसके बाद अगर इतना से नहीं वो समझता है तो कहिए, इसमें और भी बातें हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि जितने भी वस्तु होते हैं, जितनी भी सेवाएं होती हैं, उसके वितरण मतलब बांटना, विनिमय, उपभोग, उत्पादन, ठीक है। तो उपभोग उत्पादन के बारे में आप लोग पढ़ के आए हैं, वितरण मतलब बांटना, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के यानी आप कह सकते हैं कि मेनली कि अर्थशास्त्र एक शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग धन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है अर्थशास्त्र? तो ये काम करती है कि वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती है? वस्तुओं और सेवाओं का ये एक रूप से देखें तो उसका वितरण, विनिमय और उपभोग और उत्पादन करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अगर अर्थशास्त्र में हम देखें तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके पिता कौन है। सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन तो अराइज होगा ना कि इसके फादर कौन है। जिस प्रकार हम पढ़े थे कि हिस्ट्री के फादर होते हैं, ठीक है, मीन्स इतिहास के जो फादर हैं, तो इसमें भी आपको ये क्वेश्चन अराइज होगा कि जब हिस्ट्री के फादर हैं, ज्योग्राफी के फादर हैं, राजनीति शास्त्र के हैं, तो इकोनॉमिक्स के भी फादर हो सकते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया, तो हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर होगा कि एडम स्मिथ जो है वो एक अर्थशास्त्र के फादर हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का फादर कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो अब आप लोग से पूछें कि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अपने मन में एराइज कीजिए, सोचिए कि अर्थशास्त्र का हमने डेफिनेशन क्या बताया। ठीक है, जो अभी बता रहे हैं ना उसको कैच कीजिए और उसको रिपीट कीजिए, तब जाके जल्दी से याद होगा। तो अर्थशास्त्र के ये याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद याद कीजिए कि इसके फादर कौन है, एडम स्मिथ। क्या है, एडम, इसको देखिए एडम स्मिथ। ओके, तो याद हो गया ना, एडम स्मिथ। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या अर्थव्यवस्था क्या है और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। सही बात है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का जो संरचना है, उसका ढांचा जो दिया गया है वो एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। उसको बनाने के लिए मतलब कई नेता, बहुत सारे लोगों ने इसको मिल करके बहुत साल लगे, तब जाके बन के तैयार हुआ भारत का अर्थव्यवस्था। ठीक है, और इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। अगर इसके मूल सूत्र में हम जाएं तो इसका जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा एक मतलब गहरे रूप में जाएं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो क्या था कि हमारा भारत क्या था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। 200 वर्षों ने अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, वो भी बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा शोषण किया ना कि हम लोग अभी तक बहुत पीछे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज बहुत पिछड़ गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर अंग्रेज़ लोग हम लोग को नहीं लूटे होते, हम लोग पे शासन नहीं किए होते, तो शायद आज इंडिया जो है बहुत आगे रहता। और देखिए, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब भारत में क्या था कि 200 वर्षों तक क्या था, जो अंग्रेज़ी शासन कर रहे थे, तो उसके पहले भारत को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। अच्छा, आप लोग के मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है सोने की चिड़िया क्योंकि यहाँ पर पहले ना मतलब हर चीज़ से भारत संपन्न था। मतलब यहाँ पर बहुत सारा खनन, कहने का मतलब है खनिज वगैरह हर चीज़ मिलता था, सोना चांदी, मतलब हर चीज़ उपलब्ध रहता था। लेकिन क्या हुआ ना कि जब अंग्रेज आए तो 200 सालों तक उन्होंने हम पर शासन किया, और 200 सालों में उन्होंने मतलब यहाँ से हर चीज़ क्या किए, इंग्लैंड ले जाते थे, यहाँ से हर चीज़ को ले जाते थे, अपने देश में ले जाते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि और यहाँ के लोगों को क्या करते थे, वो कोई काम करने नहीं देते थे, मतलब उन पे शासन चलाते थे, उनसे काम करवाते थे लेकिन उनको कुछ देते वगैरह नहीं थे, और यहाँ का विकास होने नहीं दे रहे थे, बल्कि लूट के अपने देश में ले जा रहे थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 200 वर्षों तक हमारे देश में क्या किया कि अंग्रेजी शासन ने शासन किया, और इस सोने की चिड़िया का क्या किया, उन्होंने भरपूर शोषण किया। लेकिन अंग्रेजी शासन ने इस सोने की चिड़िया का जो है भरपूर शासन किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत की आर्थिक विकास की गति मंद और नगण्य रही। और देखिए, यहाँ तो ये स्वाभाविक है कि 200 वर्षों तक जहाँ पर मतलब उसका शोषण किया जाएगा, जमकर उसको लूटा जाएगा, तो ये तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर विकास की जो गति है वो धीमी होगी ही। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आता है कि आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने में हमारे जो नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। देखिए, जब हमको आज़ादी मिली, कब मिली, 15 अगस्त 1947 के बाद, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक जो अग्रणी जो देश हैं उनके लिस्ट में शामिल करने के लिए हमारे देश के जो नीति निर्धारक थे उनके सामने ये चुनौती थी कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार ले जाएं कि वो हमारा जो देश है वो एक अग्रणी देशों में शामिल हो पाए।
तो उन लोगों ने क्या किया, जो हमारे देश के भारतीय जो नीति निर्धारक थे, तो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सारे रूपों से उन्होंने पुनरुत्थान करके दुनिया के सामने एक अर्थव्यवस्था प्रस्तुत किया। तभी से हमारा देश थोड़ा बहुत आगे बढ़ा। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक के बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की मूलभूत भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। देखिए, इस अध्याय में एक छोटा सा टॉपिक में आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में अंदर। ये चैप्टर भी बहुत लंबा है, लेकिन आपको फुल डिटेल में बताएगा कि इसमें क्या क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए, इस चैप्टर में आपको बताया कि अर्थव्यवस्था का परिचय क्या होता है। ठीक है, एक मिनट, फ्रेंड का कॉल आ रहा था, कोई नहीं, चलिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग को विकास के बारे में पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा इसमें ये भी पढ़ना है कि विकास की जो बिहार में विकास की स्थिति है, तो इसके आर्थिक विकास जो है वो बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका क्या है, और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी बातें हैं, तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्या कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके बारे में। तो अंग्रेजी शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। देखिए, अंग्रेजी शासन ने क्या किया था कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको एक अपना जो है उपनिवेश बनाकर रखा था। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भारत का अर्थव्यवस्था है उसको एक उपनिवेश बना के रखा था, और उन्होंने एक नारा भी दिया था। उन्होंने क्या, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपना करके भारत को दास बना कर रखा था। देखिए, भारत के लोग ऐसे थे, तभी जाकर क्या हुआ कि यहाँ के अंग्रेजी शासन यहाँ पर शासन किया। उन्होंने एक नारा दे दिया, क्या कि फूट डालो और शासन करो यहाँ पर। ठीक है, देखिए, मेन चीज़ था ना कि ये लोग, अंग्रेजी शासन बहुत चालाक था। क्या करता था कि एक दूसरे के प्रति भड़का देता था भारतीयों को, और भारतीय थे कि हमको ऐसा, जैसे कि अभी होता है कि कोई फ्रेंड है किसी को बोल देता है, ठीक है, कि वो तेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा बोली, ठीक है, तो ऐसे होता है कि उनके अंदर हो जाता है, मेरे हमको बोला, ऐसे क्यों बोला। तो इस प्रकार क्या होता है, एक अंदर ही अंदर एक भावना जग जाता है ना, आपके अंदर नहीं ना होता है तो ऐसे भावना जग जाता है कि वो हमको ऐसे काहे बोला, क्यों बोला। तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे, तो उस समय भी यही था, वो लोग क्या करता था कि भड़का देता था भारतीय को, और भारतीय भड़क जाते थे और एक दूसरे पे लड़ कट जाते थे। तो इसी प्रकार उसने क्या किया कि इस छोटी सी बात को पूरे भारत में फैलाकर फूट डालो और शासन करो, पूरे भारत पर शासन कर लिया। लो, अब भारतीय क्या करे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचनाएं में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जो है जर्जर हो गई। देखिए, जब ब्रिटिश शासन हम लोग पे नहीं करता था, तब क्या था कि भारत जो था, आज भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस समय भी कृषि प्रधान था, अर्थव्यवस्था जो था कृषि प्रधान देश था, लेकिन उस समय कृषि प्रधान होने के बावजूद भी यहाँ क्या था कि जो उद्योग धंधे हैं, व्यापार है, यातायात, आधारभूत, इन सारी चीज़ों में सबसे अच्छी देशों की तुलना किया जाता था हमारे देश। लेकिन शोषण और दमनकारी नीति के कारण क्या हुआ कि भारत की स्थिति जो है जर्जर हो गई। देखिए, उसके बाद कि गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य बन गया था। अंग्रेजी शासन ने लगभग 200 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, कह सकते हैं कि जब 200 सालों तक कोई ऐसे करेगा तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि जितनी चीज़ें हैं वो पीछे होती जाएंगी। लेकिन हमारे भारत को मानना पड़ेगा, उतना दिन शासन किया, लेकिन फिर भी अभी मतलब बहुत सारे देश जो हैं हमारे देश से तुलना करते हैं। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि
पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। देखिए, ऐसे होता है कि भारत की जो आय देखें, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीज़ें स्थिर पड़ गई थी। और कृषि क्या हो रहा था, कृषि पर जो है जनसंख्या बढ़ते जा रही थी और जितने भी हस्तशिल्प उद्योग थे, हस्तशिल्प मतलब हाथ से जो बुने या बनाए जाते हैं, वो सारे उद्योग का क्या हो गया था, पतन हो गया था। और जो औद्योगिक था इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हो रहा है। अब देखिए, कई बच्चे होते हैं जिनको उपनिवेश के बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो देखिए, उपनिवेश का मतलब ये होता है कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक का देश होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे में भारत जो है करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा है। इतना वर्ड याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली भाषा आपको बताते हैं। उपनिवेश उसको कहा जाता है जो दूसरे देश के लोग आते हैं और दूसरे देश पर शासन करते हैं। मेनली यही चीज़ें होते हैं, जो बस्ती होती हैं वो दूसरे देश में बसा लेते हैं और वहीं पे शासन करने लग जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है उपनिवेश। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग को पढ़ना क्या है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। देखिए, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो चैप्टर है ना, इकोनॉमिक्स का बुक, यहाँ से आपको 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बुक से 12 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि अर्थव्यवस्था है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं में लगे रहते हैं। अब आपके मन में आता होगा प्रश्न कि आजीविका क्या होता है। आजीविका का अर्थ होता है जो रोजी रोटी होती है ना, काम पर जाना, काम करना। जैसे कि किसी के पापा डॉक्टर हैं, किसी के मम्मी टीचर हैं, किसी के पापा कोई जॉब करते हैं, चाहे किसी के पापा कोई दुकान पे जाते हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो वो काम करते हैं। तो अपने जीवन जीने के लिए वो कुछ ना कुछ काम करते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। ठीक है। तो दैनिक जीवन में हम लोग प्रायः ये चीज़ देखते हैं कि सब लोग क्या करते हैं कि जीवन जीने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करते हैं कि कुछ पैसों का अर्जन के लिए बहुत सारे कामों में अपने अपने क्रियाकलाप करते हैं। और इनकी क्रियाएं जो है मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती हैं। और अगर ये क्रियाएं जो होती हैं लोग करते हैं आजीविका अपनी चलाने के लिए, तो वो मुख्य रूप से किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, किसान खेत और खलिहानों में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल तथा कॉलेज में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे होते हैं। कह सकते हैं जैसे किसान हो गया, किसान को कह सकते हैं कि किसान कहाँ जाता है, खेत खलिहान में अपना काम। मजदूर जो है कल कारखानों में जाते हैं। टीचर कहाँ जाते हैं, स्कूल और कॉलेज में। और वकील जो है कोर्ट कचहरी में अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अब यह प्रश्न है कि सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके मन में यहाँ पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि सब लोग हैं वो अपने अपने कार्य में क्यों बिजी रहते हैं। बिजी मीन्स व्यस्त रहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या बताया गया है कि इनके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, अगर हम आंसर में देखें तो इसका आंसर क्या होता है। अब देखिए, सब लोग क्यों बिजी रहेगा अपने अपने कार्य में, इसलिए बिजी रहेगा क्योंकि उसको धन कमाना है। जब तक वो कोई धन नहीं कमाएगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएगा। जैसे में आपके मम्मी पापा बाहर जाते होंगे, आप मानते हैं आपके मम्मी मान लीजिए टीचर हैं, आपके पापा कहीं बिजनेसमैन है, जॉब करते हैं, तो वो भी तो जाते होंगे कहीं काम करने के लिए। तो वो किस उद्देश्य से जाते हैं,
पैसा कमाने के लिए। और पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे, आपका खर्चा उठाएंगे कैसे। रोज़ आप हाँ पापा 50 रुपया दे दीजिए, मम्मी 50 रुपया दे दीजिए, ये लेना है वो लेना है। आजकल 10 रुपया नहीं 50 रुपया चलता है। तो आजकल यही है कि आप लोग मांग लेते हैं। तो ये चीज़ होती है, जब आपके मम्मी पापा उस काम से नहीं जुड़े रहेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो आपका जो है पेट खाली हो जाएगा। पेट खाली हो जाएगा तो आप कहेंगे भूख लग रही है, मतलब आप एक होता है ना रोड पर आ जाना, उस टाइप की स्थिति आ सकती है। तो इसी को हम लोग इसी के कारण धन कमाने के उद्देश्य से क्या है कि आर्थिक क्रियाओं में जुड़े होते हैं। ठीक है, क्यों? और वो चाहते हैं कि अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को हम पूरी कर सकें। अब देखिए, एक यहाँ से टॉपिक उठता है क्या कि आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं। देखिएगा, कई सारे टीचर्स जो होते हैं वो नोट्स बनवाते हैं, तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हाइलाइटर होता है ना, या फिर पेंसिल, उसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, मार्क कर लीजिए। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये एग्ज़ाम में पूछता है कभी कभी कि आर्थिक क्रियाएं का मतलब क्या होता है। दो लघु तरह में पूछ देता है कभी कभी। तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद देखिए, अर्थव्यवस्था का अब डिफिनीशन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, ऊपर क्या बताया था कि अर्थव्यवस्था के बारे में आपको समझाएगा, तो उसी का अर्थ यहाँ बता रहा है, आपको ध्यान से समझिएगा। अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये जो है आर्थिक क्रियाएं एक और क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का संपादन करती हैं, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का क्रय कर सके। देखिए, अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का तंत्र या ढांचा। ढांचा मीन्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं व्हाट मीन्स, आर्थिक क्रियाएं मीन्स कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमको आय प्राप्त होता है। ठीक है, और हम आय किस चीज़ से प्राप्त होगा, हम काम करेंगे, किसी काम से जुड़े होंगे, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि अर्थव्यवस्था का एक तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक अंडरलाइन कर लेंगे अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूछता है एग्जाम में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ इस टॉपिक से आता है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, दूसरा आता है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है, आप ये दोनों टॉपिक को अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रियाएं कर लिए, उसके बाद अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो है संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बीमा, परिवहन, संचार आदि। ठीक है, और देखिए अब आपको समझा रहा है क्या कि ये आर्थिक क्रियाएं क्या करती हैं कि एक और क्या करे कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का संपादन करती हैं, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं का क्या कर सके, क्रय कर सके। मतलब ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ क्या करेगी, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी करेगी और दूसरी तरफ लोगों को रोजगार देगी, और लोगों को रोजगार का बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आया होगा ये टॉपिक। उसके बाद देखिए, यहाँ से दो टॉपिक उठा के आपको क्लियर कर दिया कि इस प्रकार वो जो मिला जुला के दिया था ना, लेकिन यहाँ पर टॉपिक में आपको बता दिया है कि इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था जो है दो तरह के कार्य जो है संपन्न करती हैं। जैसे देखिए क्या है, फर्स्ट में बताया है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ये फर्स्ट टॉपिक में बताया था और हमने उसमें एक लाइन में पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या है,
तो अर्थव्यवस्था वो है, एक ऐसा तंत्र या ढांचा इसको कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होती हैं कि जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सारी संपादित होती है। जैसे कृषि हो गया, संचार, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड होती हैं। तो पता है, एक बात बताते हैं आपको, जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे क्लास में ऐसा था कि हम चैप्टर को ही बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो हमारे टीचर जो थे, इकोनॉमिक्स के टीचर, उन्होंने एक बार कहा था हमको इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हमने एक बार पढ़ाया था और अच्छा लगा था सबको। तो इस प्रकार आप भी इस तरह से इसको पढ़िए कि अगर आपको कभी मतलब मौका मिले कि हमको मतलब टीचर दे हमको पढ़ाने के लिए, तो आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करें ना कि सब लोग खुश हो जाए, ठीक है। तो आप लोग भी इस टॉपिक को इतना अच्छा से पढ़िए ना कि मतलब किसी के सामने अगर किसी बात को आप रखते हैं ना इस टॉपिक से रिलेटेड, वो समझ जाए एक बार में, ठीक है। तो हम जब हम पढ़ाए थे ना तो हमारे जो स्टूडेंट थे, हमारे फ्रेंड लोग थे, वो भी बहुत खुश हुए थे, उनको भी लगा था इतना अच्छा, ठीक है। तो आप लोग भी मतलब पढ़ाई इस तरह से कीजिए कि समझ में आए, आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, ठीक है। हमारे जो टीचर थे वो कहते थे हमेशा कि ऐसे पढ़ो कि आप दूसरे को भी पढ़ा दो, इस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी कीजिए ऐसे, ठीक है। देखिए, इसके बाद इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे क्या है, आर्थर लेविस नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं। पता है एक बार क्या हुआ था, हम लोग के स्कूल में ना डीएम आए थे। तो उन्होंने हमारे क्लास में, ऐसे होता है कि डीएम जो बन जाते हैं ना, तो वो आते हैं क्लास में, आते हैं, देखते हैं कि बच्चे का पढ़ाई कैसा है, उसे पूछते हैं। तो हम लोग क्लास में आए थे, तो एक बार आए थे ना, तो वो हम लोग से पूछ दिए थे, पता है ये पूछे थे कि 10 इकोनॉमिक्स का नेम। तो इसमें आपका जो इकोनॉमिक्स का नेम है ना, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे कभी कभी, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ टॉपिक पूछ देता है एग्जाम में कि ये किसका कथन है, ये किसका कथन है, तो इसको याद रख लेंगे, या तो थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट होता है उसको देख लेंगे। तो देखिए, आर्थर लेविस जो है वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र जो है वो संपूर्ण व्यवहार में आता है। कोई भी राष्ट्र है तो उसके सारे व्यवहार में वो आएगा, और जिसके आधार पर मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधन का क्या करता है, उपयोग करता है। उसके बाद देखिए, एक नए जो हैं इकोनॉमिक्स बताते हैं, ब्राउन, ठीक है। ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग के टाइम पूछा था, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे ना 10th बोर्ड में, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं ब्राउन, उनका कथन इनमें से कौन है। तो हम लोगों ने, ये छोटा टॉपिक है ना, इसीलिए इसको बताया गया कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो आप लोग भी इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। एक प्रकार से ये भी डिफिनीशन हो जाएगा अर्थव्यवस्था का, कि अर्थव्यवस्था को हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं, यानी आर्थिक क्रियाएं मतलब पैसा रुपया से रिलेटेड एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक है, क्या है, संक्षेप में इसको क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। उसके बाद है कि इसी प्रकार बिहार की जो अर्थव्यवस्था है और बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। तो बिहार के संदर्भ में तो हम लोग पीछे बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को थोड़ा कंप्लीट करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग और इंटरेस्टिंग से, बहुत फुल जोश से पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक? तो अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, उसका ढांचा है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हाँ, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक जो है समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग हमको बताएंगे, हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।